अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में खुश आमदीद। जो लोग तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर्स में रेवेन्यू लॉज के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर इंतहाई यूजफुल साबित होने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल तौर पे देखेंगे तो आपका पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीटली तौर पे तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट तौर पे देखने के बाद अगर आप तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो रेवेन्यू लॉज का जो पेपर है उसमें ये वीडियो आपके लिए इंतहाई यूजफुल साबित होगी। इसी मंथ नायब तहसीलदार की सीट्स एक्सपेक्टेड हैं पंजाब भर में। जो नायब तहसीलदार के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल साबित होने जा रही है। और नेक्स्ट मंथ तहसीलदार के इंटरव्यूज एक्सपेक्टेड हैं पंजाब में। जो सीट्स 2023 में आई थी उनके इंटरव्यूज एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट मंथ, यानी जुलाई के मंथ में। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली तौर पे देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड तो आपकी तहसीलदार के इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी कि 1967 का जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसका जो चैप्टर 1 है उसमें से कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में। मैं उनके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है ये स्क्रीन विजिबल होगी। मैं इसको मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तहसीलदार नैब तहसीलदार इंटरव्यू सीरीज। इस वीडियो में मैं ऐसे 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड और इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स डिस्कस करूंगा जो कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर 1 से है। पहला क्वेश्चन जो कि तहसीलदार के और नैब तहसीलदार के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है वो है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी 1967 का जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसका पर्पस क्या है इस एक्ट का 1967 का। तो इसका जवाब क्या होगा? आप इसका जवाब देंगे कि इस लॉ का, इस एक्ट का, जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, इस एक्ट का पर्पस है वो तमाम लॉज जो कि लैंड के रिलेटेड है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के रिलेटेड हैं, वो तमाम लॉज जो कि असेसमेंट के रिलेटेड है, वो तमाम लॉज जो कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को डील करते हैं, और वो तमाम लॉज, वो तमाम सेक्शंस, वो तमाम प्रोविजंस जो रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू कोर्ट्स के फंक्शंस को डील करते हैं, उन तमाम लॉज को, उन तमाम प्रोविजंस को, उन तमाम सेक्शंस को, उन तमाम चैप्टर्स को इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना। यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का पर्पस ये है, इस एक्ट का जो 1967 में 1967 में जो मुतारफ करवाया गया, इसका मकसद है, इस लॉ का पर्पस है कि लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू का जितनी भी जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड ऑफ जो राइट्स हैं, जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की फंक्शंस हैं, जो असेसमेंट है, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन है, इन तमाम जो चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, इनके रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको क्या करना, कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना एक जगह। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसकी प्रियम्बल, जो उसका पेश लफ्ज, या उसका जो फॉरवर्ड है, वो किस चीज के साथ डील करता है। हर एक्ट के शुरू में एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको हम प्रियम्बल कहते हैं। वो उस एक्ट का, आप कह सकते हैं, फेस वैल्यू होती है। वो उस एक्ट का पेश लफ्ज होता है। वो उस एक्ट का, आप कह सकते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है, या फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, या फर्स्ट पैराग्राफ होता है। इस एक्ट का 1967 जो एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसका जो प्रियम्बल है वो किस चीज के साथ डील करता है, वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो 1967 का अगर आप एक्ट देखेंगे, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, तो उसका जो पहला पैराग्राफ है वो किस चीज के बारे में बात करता है? वो बात करता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे। वो बताता है कि लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट कैसे की जाएगी, और जो लैंड के ऊपर जो रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन कैसे की जाएगी। और ये जो पहला पैराग्राफ है वो ये भी बताता है कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा और उनकी पावर्स क्या होंगे। और ये जो पहला पैराग्राफ है इस एक्ट का, वो ये भी बताता है कि लैंड रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मामलात हैं वो कैसे देखे जाएंगे। तो 4 से 5 चीजें हैं कि जितने भी पंजाब के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी पावर्स क्या होंगी।
इसी तरह पंजाब के अंदर जितने भी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, वो कौन देखेगा, कैसे देखे जाएंगे, उनकी उनका मेथड क्या होगा, मॉडस ऑपरेंडाई क्या होगा। और लैंड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कहते हैं, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन कैसे की जाएगी, और कलेक्शन तो बाद में की जाती है, लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट कैसे की जाएगी, कौन करेगा। इसी तरह पंजाब पंजाब के अंदर जितने भी लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, जिनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, इसको कब एनेक्ट किया गया, किया गया, नाफिजुल अमल किया गया। तो ये 7 दिसंबर 1967 को ये एनेक्ट किया गया, यानी कि ये जो कानून है ये सामने लाया गया, और इट केम इनटू फोर्स, यानी ये नाफिजुल अमल हुआ किस दिन से, 1 जनवरी 1968 से। उस दिन से ये लागू है पंजाब की जमीनों के ऊपर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर ईयर क्या है, 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके मुताबिक एग्रीकल्चर ईयर क्या है। एग्रीकल्चर ईयर का मतलब है जो साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, या एनी अदर डेट फिक्स बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जरूरी नहीं है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक अगर हम कहें कि जो साल 1 जुलाई से स्टार्ट होगा वही क्या होगा, एग्रीकल्चर ईयर होगा। नो, एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से भी स्टार्ट हो सकता है, या अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई और डेट फिक्स कर दे, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह दे 1 अगस्त से, तो फिर उसी डेट से ही क्या होगा, एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होगा। तो जो साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, या जिसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डेट फिक्स कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ईयर। तो एग्रीकल्चर ईयर के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि ये वही साल होता है 1967 के मुताबिक, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से ही स्टार्ट होता है। नो, कोई ऐसी डेट भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेलेक्ट कर सकता है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने हिसाब से जरूरी समझता है, एक्सपीरियंट समझता है। तो 1 जुलाई या वो डेट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद फिक्स करता है फॉर रेवेन्यू मैटर्स, उस साल, उस डेट से जो साल शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ईयर। उसके बाद एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू से क्या मुराद है। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू से मुराद है कि लैंड रेवेन्यू का वो अमाउंट जो कि ड्यू डेट गुजर जाने के बाद अभी तक अदा नहीं हुए, उसको हम कहते हैं बकाया जात, यानी कि रेवेन्यू के जो बकाया जात हैं। जैसे अगर हम बिजली का बिल नहीं देते तो अगले महीने वो भी साथ बकाया जात भी लग के आ जाते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट ने पिछले साल अगर जमीन के ऊपर कोई टैक्स लेना था और वो गवर्नमेंट ने लोगों ने अदा नहीं किया टाइम पे, तो वो क्या होंगे, उसको हम कहेंगे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस एक्ट के मुताबिक, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक, व्हाट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुराद है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इदारा जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के मुताबिक मुतारिफ करवाया जाता है, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कल का जो लेक्चर था मेरा, वो इस मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इब्न खान के ऊपर अवेलेबल है। उसमें हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 को कंप्लीट डिटेल कर उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसके डिफरेंट सेक्शन, बिलखसूस सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, जो बड़े इंपॉर्टेंट है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू के लिए। तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क्या मुराद है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुराद है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या वो इदारा रेवेन्यू का जिसको पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत बनाया जाता है, उसके सेक्शन 3 के मुताबिक। इसी तरह आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लैंड रेवेन्यू जो लॉ है, जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, उसके मुताबिक एस्टेट से क्या मुराद है। तो एस्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसा एरिया जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, जिसका लैंड रेवेन्यू अपना और सेपरेटली असेस किया जाता हो, या जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेट कहते हैं। स्टेट, जमीन, माहौल, मौजा, एरिया, ये वो एरिया है जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन होता है। स्टेट से मुराद है वो रकबा, वो एरिया, वो लैंड, वो माहौल, वो मौजा, वो एरिया जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, या जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह दिया कि ये स्टेट है, या जिसका लैंड रेवेन्यू अलग असेस उसकी असेसमेंट की जाती है। तो अगर कोई एरिया है, सपोज सियालकोट में है, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कह दिया कि ये स्टेट है, तो वो स्टेट है। और या अगर कोई मुल्तान का कोई एरिया है जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सेपरेट मेंटेन किया जाता है, तो वो स्टेट है। या कोई ऐसा एरिया बावलपुर का जिसका लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट सेपरेटली होती है बाकी जमीनों से, तो वो क्या है, वो एक स्टेट है। तो स्टेट की समझ आ गई होगी। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक स्टेट से मुराद है
ये चीजें जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपसे पूछा जा सकता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू के अंदर कि होल्डिंग से क्या मुराद है। होल्डिंग का मुराद है एक स्टेट का वो पोर्शन या वो शेयर या वो हिस्सा जो किसी एक लैंड ओनर के पास हो या एक से ज्यादा लैंड ओनर्स के पास हो। बड़ी चीज है स्टेट। स्टेट का जो एक पोर्शन है, एक हिस्सा है, एक सेक्शन है, एक फ्रेगमेंट है, जो किसी एक लैंड ओनर या एक से ज्यादा लैंड ओनर के जिसके वो काबिज हों, जिसके ऊपर जिनके ऊपर उनका जो उसके मालिक हों, उसे हम कहते हैं होल्डिंग। यानी एक स्टेट के अंदर एक जो लैंड ओनर होगा या एक से ज्यादा जो लैंड ओनर्स होंगे, उनके जो हिस्से होंगे, उनके जो पोर्शंस होंगे, उनकी जो जमीनें होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? ये उनकी होल्डिंग्स है। तो स्टेट के अंदर डिफरेंट लैंड ओनर्स, ओनर का मतलब मालकान, जो डिफरेंट एक एक स्टेट के अंदर बहुत सारी जमीनें होती हैं, वो डिफरेंट जमीन मालकान जो होते हैं लैंड ओनर्स, उनकी जो जमीनों के हिस्से होते हैं, उनको हम कहते हैं होल्डिंग्स। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लैंड ओनर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बात की जमीन के मालकान। तो एक ऐसा शख्स जिसकी स्टेट के अंदर, हो सकता है कि पूरी स्टेट किसी एक लैंड ओनर की हो, तो एक एक लैंड ओनर की, यानी कि एक शख्स जिसकी एक पूरी स्टेट हो या उस स्टेट में से उसका कोई पोर्शन हो, यानी होल्डिंग हो, या एक ऐसा शख्स जो कि एक जमीन के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो एंजॉय करता हो, लेकिन इसमें टेनेंट शामिल नहीं है। टेनेंट साफ जरा एक मुजारे होता है, वो मुजारे कभी भी मालिक नहीं हो सकता। तो लैंड ओनर से मुराद है जो जमीन का मालिक होता है, यानी जो एक पूरी स्टेट का मालिक है, या उस स्टेट के अंदर जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिनको हम होल्डिंग्स कहते हैं। तो एक स्टेट का पूरी का मालिक, या उसके अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस या होल्डिंग्स हैं, उनका मालिक जो उस जमीन को इंजॉय करता हो, उसके प्रॉफिट को। लेकिन एक टेनेंट कभी भी लैंड ओनर नहीं कहला सकता। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज लैंड रेवेन्यू। आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लैंड रेवेन्यू क्या है। लैंड रेवेन्यू से मुराद है एक ऐसा रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है वैसे मालिया, यानी कि जो महसूल होता है जो गवर्नमेंट वसूल करती है ड्यूज की शक्ल में, लेवी की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में। तो रेवेन्यू का मतलब है कि एक ऐसा ही अमाउंट, एक ऐसा रेवेन्यू, एक ऐसी आमदनी जिसकी असेसमेंट होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी असेसमेंट करता है। और ये टैक्सेस की शक्ल में हो सकता है, सेस यानी कि कोई ड्यूटी की शक्ल में, कोई फीस हो सकती है, जो गवर्नमेंट जब कोई ड्यूटी जो लेती है, फीस वसूल करती है। रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट ने आपसे वसूल करना हो एज ए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ने वसूल करना था, आपने टाइम पे नहीं दिया, तो अब क्या होगा, वो बकाया जात बन के गवर्नमेंट ने आपसे क्या करना है, टैक्स की शक्ल में, ड्यूटी की शक्ल में, लेवी की शक्ल में, सेस की शक्ल में, वो आपकी गवर्नमेंट की वो आमदनी है। तो जो लोग हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, उनके लिए वो क्या है, एक किस्म का टैक्स है, या उनके ऊपर एक किस्म का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो रेवेन्यू, रेवेन्यू है, यानी आमदनी है। तो जो लैंड रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, और जो लैंड ओनर्स हैं उनके लिए वो क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। इसी तरह हु इज डिफॉल्टर आपसे पूछा जा सकता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में। तो डिफॉल्टर का मतलब यह है कि एक ऐसा शख्स जिसने लैंड रेवेन्यू पे करना था, या लैंड रेवेन्यू के एरियर्स बकाया जात पे करने थे, लेकिन वो नाकाम रहा है, उसने पे नहीं किया, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, डिफॉल्टर है। या ऐसा शख्स भी हो सकता है डिफॉल्टर जिस शख्स ने कहा था कि अगर इस शख्स ने रेवेन्यू अपना अदा ना किया तो मैं अदा करूंगा, जिसने जमानत दी हो, श्योरिटी दी हो, अगर उसने भी अदा नहीं किया तो वो भी क्या होगा, डिफॉल्टर होगा। तो डिफॉल्टर का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जिसने लैंड रेवेन्यू पे करना था, उसने नहीं पे किया, या जिसने लैंड रेवेन्यू के एरियर्स पे करने थे, नहीं पे किए, या जो बंदा जामिन था कि ये बंदा जो है, अगर इसने लैंड रेवेन्यू पे ना किया जाए, उसने एरियर्स ना पे किए तो मैं पे करूंगा, वो भी क्या है, डिफॉल्टर बन जाता है, अगर वो ड्यू डेट के बाद भी लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता गवर्नमेंट, उसे हम डिफॉल्टर कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो जिसने लैंड रेवेन्यू पे ना किया हो। उसके बाद असेसमेंट सर्कल से क्या मुराद है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में। असेसमेंट सर्कल से मुराद है स्टेट्स, जैसे माल, जैसे जमीन, मौजा, एक एक जैसी जो स्टेट्स होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है, यानी कि होमोजीनियस जो स्टेट्स होती हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, बशर्त ये के अगर उनका लैंड रेवेन्यू का जो रेट है वो क्या हो, कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, बखर, दरिया खान, मनकेरा और कलूरकोट, ये बखर की चार तहसीलें हैं। अगर ये डिफरेंट स्टेट समझी जाएं, ये चार तहसीलें जो हैं, ये चार स्टेट समझी जाएं, और इनके ऊपर जो लैंड रेवेन्यू लागू है, जो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ड्यूटी या टैक्स लगाया हुआ है, अगर वो उनका रेट एक जैसा है,
तो इन चारों अगर स्टेट का एक ग्रुप बना दिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, असेसमेंट सर्कल। यानी स्टेट्स का वो होमोजीनियस, एक जैसी स्टेट्स होंगी, याद रखिए। क्योंकि कुछ अगर एक स्टेट के ऊपर टैक्स रेट कुछ और है, किसी के ऊपर कुछ और है, तो वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है, वो डिफरेंट है। तो अगर होमोजीनियस स्टेट्स हैं, उनका ग्रुप जो है, जिनके ऊपर लैंड रेवेन्यू का जो रेट है वो सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन स्टेट्स के ग्रुप को असेसमेंट सर्कल कहते हैं। इसी तरह आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इनकम्बरेंस क्या होती है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के क्वेश्चन के तौर पे कि व्हाट इज इनकम्बरेंस, तो इनकम्बरेंस क्या है, ये एक चार्ज है, यानी कि एक ड्यूटी है, ये एक खर्चा है या एक क्लेम है, जो एक लैंड के ऊपर हो। क्यों हो रहा है वो, अराइजिंग फ्रॉम प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है या कोई प्राइवेट ग्रांट किसी की है, तो उसके ऊपर जो किसी का क्लेम है, जो उसका किसी का दावा है या किसी का चार्ज है। चार्ज का मतलब आप ये भी कह सकते हैं, जब जब कोई किसी चीज का इंचार्ज होता है तो हम कहते हैं कि उसके पास ये चार्ज है। यानी कि अगर कोई एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या आप कह सकते हैं कि वो प्राइवेट ग्रांट दी किसी बंदे की है, तो उस शख्स का उसके ऊपर क्या होगा, दावा होगा कि मैं इसका इंचार्ज हूँ, मेरे पास इसका चार्ज है, मैंने इसको इसकी देखभाल करनी है, और मैं मेरा इसके ऊपर क्लेम है। तो वो जो शख्स का क्लेम होगा, जो उसका चार्ज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस वैसे कोई टैक्स रेट भी हो सकता है, नहीं कोई हर्जाना, कोई अमाउंट भी हो सकती है। इसके अलावा लैंड लॉर्ड का क्या मतलब होता है इस एक्ट के मुताबिक, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक लैंड लॉर्ड का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी जमीन को लेट आगे करे, लेट आउट करे, जिनके बाकी लोगों को दे, उसको हम कहते हैं लैंड लॉर्ड। या एक ऐसा शख्स जो कि रेंट रिसीव करता है, वो भी लैंड लॉर्ड है। अब इसमें लेसी भी हो सकता है। लेसी का मतलब है जिसको जमीन लीज पे दी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेसी। जो लीज पे देने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, लेसर। तो अगर किसी एक शख्स ने जमीन किसी और से लीज पे ली हुई है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से किसी शख्स ने जमीन ली हुई है लीज के ऊपर, तो वो क्या होगा, उसको हम लेसी कहेंगे। गवर्नमेंट इस सूरत में क्या है, लेसर है। तो वो शख्स उस जमीन का क्या है, गवर्नमेंट, जमीन गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो एक शख्स को जमीन लीज पे दी हुई है, तो ये जो शख्स है लेसी जिसे कहते हैं, ये जमीन का क्या है, लैंड लॉर्ड है, जमीन की रखवाली करने वाला है। तो अब ये लेसी, या वो लेसी अगर फौत हो गया है, तो उसका जो बेटा बेटी है वो क्या है, सक्सेसर है उसके बाद आने वाले। या उस एक लीज एक का 5 साल के लिए थी, वो जो लीज लेसी था, उसने वो 5 साल एंजॉय किए, और उसके बाद एक और लेसी उसकी जगह पे आ गया। पहले लेसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो अब वो उसके बाद जो आने वाला जो लेसी है उसे क्या कहेंगे, सक्सेसर, उसके बाद आने वाला। सक्सेसर मीन बाद में आने वाला। तो एक ऐसा शख्स जो जमीन का मालिक नहीं है, लैंड ओनर नहीं है, लेकिन जो जमीन को आगे क्या करे, रेंट आउट कर दे, लेट डाउन आगे लेट आउट कर दे, या जो रेंट रिसीव करते, साफ जब वो जमीन को, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से एक बंदे ने जमीन ली है, गवर्नमेंट उसको अगर लीज पे दी है, तो गवर्नमेंट क्या होगी, लेसर, वो बंदा क्या होगा, लेसी। अब उस बंदे ने हो सकता है वो जमीन को खुद रखे, या जमीन को आगे किसी को लेट लेट आउट कर दे, किसी और को किराए पे दे दे। तो वो जो किराए पे देगा, तो वो साफ वो रेंट भी रिसीव कर रहा होगा खुद। तो ये जो लैंड लॉर्ड है, वो जमीन का रखवाला होता है, जमीन को आप कह सकते हैं जमीन उसके कंट्रोल में होती है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं होता। तो लैंड लॉर्ड क्या होता है, जो जमीन को आगे लेट आउट करे, जो रेंट रिसीव कर रहा हो। अब ये लेसी भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, या ये उसका सक्सेसर भी हो सकता है, लेसी के बाद में आने वाला बंदा, उसका बेटा बेटी। या एक लेसर लेसी अगर खत्म हो गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो उसकी जगह जो दूसरा लेसी आया है, गवर्नमेंट की जमीन जिसके जो गवर्नमेंट की जमीन लीज पे लेता है, उसको हम कहते हैं, जो बाद में आने वाला होता है उसको सक्सेसर कहते हैं। तो एक लैंड लॉर्ड लेसी भी हो सकता है, वो उसका सक्सेसर भी हो सकता है, जो रेंट लेता है लोगों से जमीन, लोगों को आगे जमीन दे के, उसे हम कहते हैं लैंड लॉर्ड। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि टेनेंट किसे कहते हैं। टेनेंट से मुराद है वो शख्स जो जमीन को अपने पास रखता है किसी और शख्स के अंडर, जिस शख्स के अंडर वो रखता है उसे क्या कहते हैं, लैंड लॉर्ड। तो लैंड लॉर्ड ने जमीन को आगे किसको दे दी, टेनेंट को दे दी। इसी तरह इसमें मोर्टगेजी शामिल नहीं होता, क्योंकि मोर्टगेज होता है रहन रखना जमीन को। जो बंदा जमीन रेंट पे जो बंदा, अगर किसी शख्स ने जमीन दी हुई है किसी शख्स को कि आप मुझे पैसे दे दें और ये जमीन अपने पास रख लें, अब इसको किसकी काश करते रहे, तो वो, और उसने कुछ अमाउंट उसने कर्जे पे ली हुई है, तो जिस शख्स ने अपनी जमीन कर्जे पे दी हुई है किसी को, किसी से पैसे उठाए हुए हैं, तो जिस शख्स को उसने दी होगी उसके क्या कहेंगे, मोर्टगेजी। और इसमें गवर्नमेंट लेसी जो फॉर रीसेल, गवर्नमेंट लेसी इसमें शामिल भी नहीं होता, जो कि बाद में जमीन को बेच सकता हो। अब गवर्नमेंट लेसी
यानी कि गवर्नमेंट ने अगर जमीन दी है किसी शख्स को लीज पे, तो जो जिस शख्स ने जमीन गवर्नमेंट से ली होगी लीज पे, वो गवर्नमेंट का लेसी, और जो मोर्टगेजी होता है जो जमीन वसूल करता है और कुछ पैसे दे देता है जमीन मोर्टगेजर को, वो जो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन टेनेंट का मतलब है कि ऐसा शख्स जो किसी और शख्स के अंडर काम करता है, उसकी जमीन पे काम करता है, उसने जमीन वहां से ली होती है और उसके बदले में क्या देता है, रेंट देता है। तो टेनेंट हमेशा रेंट देता है उस शख्स को जिस शख्स की वो जमीन अपने पास रखता है। तो रेंट क्या होता है, टेनेंट जो अमाउंट अदा कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, रेंट। ये एक पेमेंट कैश की शक्ल में भी हो सकती है रेंट की, और काइंड की शक्ल में भी होती है। काइंड का मतलब है जैसे कोई फसल दे देना कैश की बजाय, कैश का जो इवज, कैश का जो अल्टरनेटिव है, जो टेनेंट पे करता है किसको, लैंडलॉर्ड को। क्योंकि एक टेनेंट जो है अगर वो जमीन लैंडलॉर्ड से लेगा, जमीन को यूज करेगा, तो उसका रेंट देगा, कुछ कीमत देगा। वो कैश की शक्ल में भी हो सकता है या किसी जिन्स की शक्ल में, यानी कि काइंड की शक्ल में भी हो सकता है। और वो किसको देगा, लैंडलॉर्ड को, जिसकी जमीन उसने अपने इस्तेमाल में रखी हुई है। और इसमें कोई सेस शामिल नहीं है, इसमें फ्री सर्विसेज शामिल नहीं है। अगर एक बंदा फ्री सर्विसेज ले रहा है, उसने जमीन ली हुई है और वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है लैंडलॉर्ड को, तो वो रेंट में शामिल नहीं है। जब उसकी कोई उसके ऊपर ड्यूटी है तो वो भी, उस जमीन के ऊपर कोई ड्यूटी है या कोई टैक्स है, वो भी उसमें शामिल नहीं है रेंट में। रेंट सिर्फ वही अमाउंट है जो कि किराए के तौर पर टेनेंट अदा करता है लैंडलॉर्ड को। रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर वो शख्स है इस एक्ट के मुताबिक, यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक, वो शख्स जो कि रेवेन्यू के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और रेवेन्यू के फंक्शन कौन से होते हैं, असेसमेंट करना, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन करना, या जमीन का जितना भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उनको मेंटेन करना। तो ऐसा शख्स जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक जमीन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, उनको मेंटेन करता है, लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट करता है, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन करता है, उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। जैसे तहसीलदार है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, जैसे डिप्टी कमिश्नर है, जैसे कमिश्नर है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि खसरा नंबर या सर्वे नंबर क्या होता है। खसरा नंबर या सर्वे नंबर से मुराद है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी कि कुछ शनाख्ती नंबर है जो किसी जमीन के पोर्शन के ऊपर होता है। यानी कि एक इलाके के अंदर एक जमीन है जिसको हम एस्टेट कहते हैं, उस एस्टेट का कोई हिस्सा है जिसको होल्डिंग कहते हैं, उसके अंदर उस होल्डिंग का कोई हिस्सा है, कोई पोर्शन है जिसके ऊपर एक यूनिक नंबर लिखा होता है। अगर पटवारियों के पास रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने खसरे नंबर लिखे होते हैं। तो वो खसरा नंबर एक किसी स्टेट के अंदर, किसी होल्डिंग के अंदर, किसी खास छोटे से टुकड़े को, वो एक कनाल हो सकता है, एक एकड़ हो सकता है, एक मरला हो सकता है, एक करम हो सकता है, उसके ऊपर एक खास नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खसरा नंबर या सर्वे नंबर। जो लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं, राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं, जो पटवारी मुरतब करता है, तरतीब देता है, उसके अंदर हर जमीन के हर पोर्शन का एक खास नंबर होता है, जो जिस नंबर से जमीन वो पहचानी जाती है उसको हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ लैंड पोर्शन। उसे सर्वे नंबर भी कहते हैं और खसर नंबर भी कहते हैं। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन जो कि इस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर 1 से इंटरव्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में, वो है कि व्हाट इज लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव अंडर दिस एक्ट। यानी कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस डाल दूं, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जमीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है, जमीन को, जमीन की के ऊपर जो रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, इसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इस पूरे सिस्टम का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक। इसका मतलब है कि जो लैंड है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, रेवेन्यू की प्रॉपरली असेसमेंट करना कि गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू एक जमीन से लेना है, एक स्टेट से, एक होल्डिंग से लेना है। इसी तरह लैंड रेवेन्यू की प्रॉपरली एफिशिएंट कलेक्शन। एफिशिएंट कलेक्शन वो होती है जिसमें ऐसा ना हो कि अगर गवर्नमेंट में 20,000 रेवेन्यू कलेक्ट करना हो तो उसमें 50,000 खर्चा हो जाए। एफिशिएंट वही होता है जिसमें खर्चा कम हो गवर्नमेंट का, और अपना गवर्नमेंट अपना टैक्स, अपनी ड्यूटी, अपना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर ले। इसी तरह जो लैंड के जितने भी मैटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना। तो इस एक्ट का, यानी कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जमीन का एक तो प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉपरली लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट करना, लैंड रेवेन्यू की एफिशिएंट कलेक्शन करना, और जमीन के जितने भी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मामलात हैं उनको प्रॉपरली उनकी देखभाल करना। तो ये क्या है, ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो एक्ट है उसका बेसिकली पर्पज है। तो ये 19 क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो एक्ट है उसके सेक्शन चैप्टर 1, जो उसका प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस आंसर हमने डिस्कस किए। ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में आपसे
पूछे जा सकते हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के 15 चैप्टर्स हैं। उन 15 चैप्टर में से ये पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया। इस पहले चैप्टर में से तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनके जवाब क्या हैं, ये हमने डिस्कस किए। मैं अपने आने वाली वीडियो में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के जो आने वाले बाकी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस तरह ऑनवर्ड, उनके ऊपर उनमें से कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने फीडबैक से मुझे इन्फॉर्म करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान जी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पीपीएससी की जो डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं उनके हवाले से अपडेट्स, किस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और खास तौर पे मैं अपने इस चैनल के तवसत से इंग्लिश ऐसे, चाहे वो पीएमएस का हो या सीएसएस का हो, या तहसीलदार का हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का हो या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का हो, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे की कोचिंग, इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग और इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन के लिए अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर एक मैं लिंक दूंगा, जिस पे क्लिक करेंगे उस लिंक के अंदर एक मेरा पोस्टर ओपन होगा जिसमें व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू की तैयारी का पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और इंग्लिश ऐसी की ट्रेनिंग के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि एक पेड सेशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह रगेबान, अल्लाह हाफिज। उन लोगों का ख्याल रखिएगा जो आपसे जुड़े हुए